हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ सीखा, अब उसी का कंटिन्यूएशन है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं। टेनेट्स क्या थे जैनिज्म के? देखो, जैनिज्म के हिसाब से बाकी जो वैदिक कल्चर था ना, उसमें गॉड का प्रोमिनेंस था। गॉड का प्रोमिनेंस जैनिज्म में भी था, लेकिन वैदिक कल्चर के अंदर गॉड को क्रिएटर मानते थे, है ना। गॉड का इस तरह से था कि संसार का बनाने वाला है वो गॉड है। नहीं, गॉड क्रिएटर नहीं है ना। गॉड एक एंटिटी है, देवताओं की तरह उसको लिया जाता था। और उनसे, इन गॉड से ऊपर भी जो जिना होते हैं ना, जो सिद्ध पुरुष जिसको बोलते हैं, जो जो कैवल्य को प्राप्त कर चुका है, वो उनसे भी ऊपर है। अच्छा, इन्होंने जो वर्ना सिस्टम है ना, इसको कंडेम तो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि हर वर्ना को अपने अपने एबल्स को मिटिगेट करना चाहिए। जैसे कि वो बोलते थे, कोई आदमी शूद्र पैदा हुआ है, तो शूद्र पैदा वो क्यों हुआ है? क्योंकि उसने पूर्व जन्मों में कुछ गलत काम किए थे, उसका फल उसे अब भोगना पड़ रहा है। अगर वो भी अपने कर्म सुधार ले, है ना, वो भी धर्म के रास्ते पे आ जाए, महावीर स्वामी के रास्ते पे आ जाए, है ना, सत्य अहिंसा का जीवन जिए, तो वो भी एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन उसने क्लियरली वर्ना सिस्टम को खत्म नहीं किया था। अच्छा, इनका कॉन्सेप्ट ये भी था, मींस ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल और कर्मा की थ्योरी को भी बिलीव करते थे। अच्छा, अब कर्मा समझाऊं क्या मैं आपको? कर्मा क्या होते हैं? देखो, कर्म संस्कार, जैसे कर्म संस्कार अपन बोलते रहते हैं ना, बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं। संस्कार वर्ड का मतलब क्या होता है? रिएक्शंस। संस्कार पे संस्कार बनाते हैं, जिससे कि हमारा कर्मों का अकाउंट फुलफिल होता रहता है और बर्थ पे बर्थ लिए जाते हैं। संस्कार मतलब रिएक्शंस। कैसे? किसी ने हमें डांट दिया सो डांट दिया, हमने उसके प्रति गुस्सा किया और अंदर ग्रंथियां बना ली, है ना। हम अंदर हमने भी चीजों को गलत तरीके से रख लिया और गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर, है ना। डेली की डेली गुस्सा कर रहे हैं, तो हम अपना कार्मिक अकाउंट बढ़ा रहे हैं। और ये कार्मिक अकाउंट होता है ना, ये लाइफ की ड्राइविंग फोर्स होती है। बस चलती रहेगी तो एंडलेस लाइफ चलती रहेंगी, है ना। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होता रहेगा। क्यों? एक कर्म उसको भगा रहे हैं। सारे कर्मों को खत्म कर दो, सोल अपने प्योरेस्ट ऑफ प्योर चीज में आ जाएगी, प्योरेस्ट ऑफ प्योर फॉर्म में आ जाएगी। तो पूरी कॉन्शियसनेस है ना, वो पूरी प्रॉपर्टी है ना, वो तो अपने आप में गुण है, वो तो एट्रीब्यूट्स हैं बस। तो वहां पर अल्टीमेटली हमें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अच्छा, जैनिज्म जो है वर्ल्ड को एक्सेप्ट करता है एज रियल और एटर्नल एंटिटी, है ना, विच जो कि जैनिज्म वर्ल्ड को रियल और एटर्नल एंटिटी एक्सेप्ट करता है, जिसको बनाने के लिए कोई क्रिएटर की आवश्यकता नहीं है। वो है, थी और रहेगी, तो एटर्नल है वो। और जो सोल है वो भी एटर्नल है, बस सोल अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाए, ऑल्सो एक्सेप्टेड एज रियल एंड इटर्नल। तो ड्यूअलिज्म की बात कर रहा है। अब ये ड्यूअलिज्म क्या है? वर्ल्ड और सोल बोथ आर इटर्नल। देखो, अलग अलग फिलोसफर्स ने बोला ना कि कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ यूनिवर्स। तो अलग अलग फिलोसफर्स ने यूनिवर्स को कैसे कैसे समझा, जैसे कि गॉड, सोल, सुप्रीम सोल, नेचर क्या होती है, बॉडी क्या होती है, मींस मैटर, माइंड क्या होता है। इन सब चीजों को अपने अपने हिसाब से समझने की इन्होंने कोशिश की थी। तो किन्होंने बोला था ये है, सबकी अपनी अपनी समझ थी। कुछ ने कहा सोल हो सकती है, सुप्रीम सोल होती है ना। कोई होता है कि बॉडी होती है, माइंड होती है, तो जो भी चीज होती है वो रियल होती है। कोई कुछ मानता था, कोई कुछ मानता था, अलग अलग तरीके से सब मानते थे। उनकी टीचिंग्स हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट, इन्होंने केवल्य ज्ञान का कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया, और एक कॉन्सेप्ट चलता है इसके अंदर, पुद्गल। देखो, ये हमारी सोल है ना, प्योरेस्ट और प्योर फॉर्म में है। इस पर मैटर जमा हो गया। मैटर किसका? कार्मिक अकाउंट। तो बस ये मैटर फ्लो करता रहता है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल चलती रहती है अलग अलग तरीके से। ये मैटर हटा दो सारा, तो सोल प्योरेस्ट ऑफ प्योर फॉर्म में आ जाएगी, है ना। तो एक पुद्गल वर्ड भी बहुत काम का है, आगे देख लेते हैं। अब देखो, यहां पर ना जैनिज्म फिलोसफी को और ज्यादा अच्छे तरीके से अपन समझ सकते हैं एक्सपीरियंस के लेवल पे। देखो, एक बात बताता हूं मैं, ये जितने भी फिलोसफर थे ना, ये करने गए थे मेडिटेशन। इन्होंने चीजों को अनुभव किया, इन्होंने चीजों को अनुभव किया और एक्सपीरियंसेस को वर्ड्स के फॉर्म में हमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करो तो आपको भी वही स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस होंगी। लेकिन हम अगर उनको केवल
बुद्धि के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे ना तो प्रॉपरली इसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन फिलॉसफी एज अ सब्जेक्ट में क्या है, सब बुद्धि के आधार पर ही समझते हैं, है ना। बुद्धि की अपनी एक सीमा होती है, इसके थोड़े आगे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, वहां पे आप इसको समझोगे। बुद्धि की अपना सीमा कैसे होती है, जैसे दे देता हूँ एग्जांपल। एक रसगुल्ला है ना, रसगुल्ला है, एक पेड़ा है, एक है लड्डू, ठीक है। मैंने किसी को दिया, किसी ने बोला कि यार मैंने रसगुल्ला खाया, कैसा था, मीठा था। मैंने पेड़ा खाया, कैसा था, मीठा था। मैंने लड्डू खाया, कैसा था, मीठा था। ओके, तो सबने बोला कि यार मुझे रसगुल्ला बहुत अच्छा लगा क्योंकि मीठा था, पेड़ा भी अच्छा लगा क्योंकि मीठा था, लड्डू भी था, कितना मीठा था, बहुत बढ़िया। तो मैंने सोचा जो मीठी चीज होती है ना बहुत अच्छी होती है, तो मैंने चीनी खा ली। तो मैंने कहा यार मैंने चीनी खाई, मीठी थी पर अच्छी नहीं थी। बोले ऐसे कैसे, अरे पेड़ा तो बहुत मीठा होता है, अच्छा होता है। देखो मीठी चीनी भी है, मीठा लड्डू भी है, मीठा पेड़ा भी है, मीठा रसगुल्ला भी है। लेकिन आपको एक चैलेंज दिया जाता है कि आप मेरे को समझाओ कि रसगुल्ले का टेस्ट मीठा है क्या पेड़े जैसा है, पेड़े का टेस्ट मीठा है क्या लड्डू जैसा है। सबका मिठास अपना अपना अलग है। मैं बोल के नहीं समझा सकता, एक्सप्लेन करके नहीं समझा सकता। अब मेरे को अगर किसी को रसगुल्ले की मिठास का टेस्ट चखाना है ना तो उसको रसगुल्ला ही खिलाऊंगा। पेड़े की मिठास का स्वाद चखाना तो उसको पेड़ा खिलाऊंगा, एक्सपीरियंस करवाऊंगा, तभी समझ पाएगा वो। तो क्या बुद्धि की और विचारों की ना अपनी एक सीमा होती है। एक्सपीरियंस की कभी बराबरी नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस सबसे ऊपर होता है यार, ठीक है ना। तो इन सब ने क्या एक्सपीरियंस किया चीजों को, उसको बताया। तो क्या कई बार हमें चीजें उस तरह से समझ में आती नहीं है। तो फिलॉसफी क्या है, बड़ा पतला सा धागा वाला सब्जेक्ट है, इसको उसी तरह से लिया जाता है, थोड़ा एक्सपीरियंशियल लेवल पे। चलो देखते हैं आगे, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया अनेकांतवाद का, मीन्स अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स। और ट्रूथ के ना मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं, तो इसको प्लूरैलिटी की थ्योरी दी। समझते हैं क्या। एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, बोले कि अनेकांतवाद और इसका यूटिलाइजेशन कैसे है। यूपीएससी पूछ सकती है, प्रीलिम्स में भी पूछ सकती है। बोले 5 जन्मों के अंधे 5 बच्चों को बुलाया, मतलब एक जन्म से नहीं, पिछले 5 जन्मों से अंधे हैं, तो मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है, ठीक है। लाए और उनको एक हाथी के पास पटक दिया, बहुत बढ़िया। हाथी के पास उनको खड़ा कर दिया। अब उनसे पूछा गया कि भाई हाथी कैसा है, तो एक ने बताया जिसके हाथ में हाथी की पूंछ आई कि बोले हाथी तो झाड़ू के जैसा है, एक के हिसाब से हाथी झाड़ू जैसा है। एक के हाथ में आया हाथी का पैर, उसने बोला हाथी खंबे जैसा है, बहुत बढ़िया। एक जो बच्चा था उसके हाथ में आया हाथी की सूंड, तो उसने बोला कि हाथी पाइप के जैसा है। एक के हाथ में हाथी के दांत, तो बोला कि यार ये तो पत्थर के जैसा है हाथी। और एक ने हाथी के सर पे हाथ रखा तो बोले यार हाथी तो पहाड़ के जैसा है। देखो 5 आदमियों ने अपनी अपने तरीके से चीजों को बताया और बिल्कुल सही बताया, लेकिन अल्टीमेट ट्रुथ नहीं बताई ना। हम वो पार्शियल ट्रुथ को लेके चल रहे थे, हर इंसान अपनी जगह सही है। अल्टीमेट रियलिटी क्या होती है, जब हर एस्पेक्ट से लाइफ को हम देख लेते हैं ना तो अल्टीमेट ट्रुथ हमें पता लग जाती है। कैवल्य ज्ञान यही है, अल्टीमेट ट्रुथ पता लग गई ना, हर डायमेंशन से हर एस्पेक्ट से चीजों को देख लेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। पढ़ाई में भी ये चीज लागू होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी, है ना, और सोशल हार्मनी में भी, इवन रिलेशनशिप्स में भी ये चीज लागू होती है। दो हस्बैंड वाइफ है, झगड़ा हो रहा है, क्या बात का, सारी चीजें नहीं देखते ये बात क्यों हुई, तो एक चीज को पकड़ लेते हैं, अल्टीमेट ट्रुथ पे नहीं जाते कि भाई इन चीजों के कॉज क्या थे, लड़ते रहते हैं। अल्टीमेट ट्रुथ पर जिस दिन हम जाने लग जाते हैं तो वहां पर हमारे सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं। इट लीड्स टू एनलाइटनमेंट, बस कॉन्ट्रडिक्शन खत्म, सारे काम हो जाता है। तो यही जो कॉन्सेप्ट था इनका, अनेकांतवाद का कॉन्सेप्ट था। ये बहुत पॉपुलर है, यूपीएससी ने 2013 में आई गेस इसको पूछ लिया है, अब फिर से यूपीएससी जीएस के अंदर भी, प्रीलिम्स के अंदर भी इसको पूछ सकती है। फिर एक स्यादवाद का कॉन्सेप्ट है, कंडीशनड प्रेडिक्शन विदाउट एनी पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे, देखो इसी को थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है। जैसे मैं अपने पापा के पास गया, मैंने बोला कि पापा पापा, तो मैंने उनको पापा बोला, तो उनका और मेरा रिलेशन क्या है, बेटे और बाप का, लेकिन पापा के पॉइंट ऑफ व्यू से बाप बेटे का रिश्ता है, तो अलग अलग कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू हो गए ना। तो स्यादवाद लिटरली मींस मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, और ये दोनों एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड है, इस तरह से बस इसको समझना है, और ज्यादा इसमें घुसना नहीं है अपने को, क्यों, फिलॉसफी ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। सो इसको क्या बोलते हैं, इज अ प्रोसेस ऑफ रिलेटिव डिस्क्रिप्शन, है ना।
मेरे हिसाब से मेरे पापा हैं, संबंध अपना एक वही है, ये है पापा और मैं हूं बेटा, रिलेशन तो पापा बेटे का ही है। लेकिन रिलेटिव डिस्क्रिप्शन है, मेरे रिलेटिव में वो मेरे पापा हैं, लेकिन पापा के रिलेटिव मैं उनका बेटा हूं, अल्टीमेटली रिलेशन है। तो देखो लग रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। फिलोसफी थोड़ा ऐसा ही सब्जेक्ट है ना, फिलोसफी इसी तरह की होती है थोड़ी सी। इसमें थोड़ा सा क्या है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा टिका के रखना होता है, बहुत बढ़िया। अल्टीमेटली जैनिज्म चाहता है कि आप लिबरेशन अटेन करने के लिए आपको कोई रिचुअल्स निभाने की जरूरत नहीं है। तो गुणों की बात करेगा ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 प्रिंसिपल्स, 3 जल्स, 3 रत्नों का काम करना पड़ेगा। राइट फेथ होनी चाहिए, फेथ मतलब सम्यक दर्शन, यू सी द थिंग्स एज दे आर, जैसे कि अभी अनेकांतवाद बताया ना, हर एस्पेक्ट हर डायमेंशन से चीजों को देखो। राइट नॉलेज, आपकी नॉलेज जो होनी चाहिए ना बिल्कुल सम्यक ज्ञान। अब ज्ञान को झान बोलते थे, प्राकृत भाषा में ज्ञान को झान बोलते थे, है ना। जैसे सत्य है वर्ड, तो उसको पाली भाषा में सच्च लिखते थे, है ना। तो इस तरह से तो सम्यक ज्ञान, और ये प्राकृत में और पाली प्राकृत में इनका टेक्स्ट है। राइट एक्शन को बोलते थे सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र, बिल्कुल। तो ये सब चीजें होंगी ना, तो हमें कोई राइट्स एंड रिचुअल्स निभाने की जरूरत नहीं है, अपना काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 5 डॉक्ट्रिन बताई जैनिज्म की, क्या, अहिंसा, सत्य। अहिंसा पता है कि किसी लिविंग बीइंग को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाना। सत्य मीन्स डो नॉट टेल अ लाई। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी है अपने को, अस्तेय वर्ड को याद रखना, पूछ लेंगे। अपरिग्रह मीन्स आपको प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी है, और आज की इकोनॉमिक्स के अंदर ये अपरिग्रह वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्या भाई, सबके घरों में गोल्ड पड़ा हुआ है। व्हेन मनी इज इन व्हेन मनी इज इन सर्कुलेशन इट बिकम्स इकोनॉमी। तभी तो वो एसेट बनता है ना, क्योंकि मनी से मनी जनरेट होता है। लेकिन अपने घर में ही अगर मतलब सोना पड़ा हुआ है, तो उससे तो कुछ इकोनॉमी जनरेट नहीं हो रही ना। तो आइडल मनी, गोल्ड ऑब्सेशन देश को बर्बादी करेगा। तो वो कम से कम इकोनॉमी में घूमे, लोगों को फायदा हो। तो ये चीज अपरिग्रह जीवन के लिए कितनी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है ना, काम आएगी। इसीलिए बोला गया था कि कमला थिर न रहीम कही, यह जानत सब कोई, पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होए। रहीम जी बोलते हैं, जो कमला है ना, कमला, कमला का मतलब होता है विष्णु जी की पत्नी, जिनका नाम है लक्ष्मी, वो कभी स्थिर नहीं रही, स्थिर नहीं रहती। कमला थिर न रहीम कही, यह जानत सब कोई। लक्ष्मी जो है ना, किसी एक आदमी के पास में टिकती नहीं है ना। लक्ष्मी का काम ही क्या है, घूमना। तो एक्वायर नहीं करना चाहिए ना, टिका के नहीं रखना चाहिए क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी को। पुरुष पुरातन की वधु क्यों न चंचला होए, क्यों, क्योंकि पुरुष पुरातन, सबसे जो बड़े पुरुष है ना, उनकी पत्नी है, तो चंचल तो होएगी। तो पैसा ना किसी के पास टिकता नहीं है, तो आदमी को कंजूस नहीं होना चाहिए साहब, अपरिग्रही, है ना, प्रॉपर्टी एक्वायर मत करना। और एक ब्रह्मचर्य, ऑब्जर्व कंटिनेंस। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, इंसान को सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल सेलिबेसी से नहीं होता, जो ब्रह्मा के गुण होते हैं ना, उनको फॉलो करें। जिसके अंदर एक इनफाइनाइट सेल्फ कंट्रोल वाली बात आई थी ना, तो सेल्फ कंट्रोल में हमें अपनी इंद्रियों पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। दैट लीड्स टू सेलिबेसी ऑल्सो। तो अच्छे अच्छे गुणों को पालन करें, ब्रह्मा के आचरण पे हम चलें। सो ये भी एक डॉक्ट्रिन है जैनिज्म की। आगे बढ़ते हैं। अब इनके 2 सेक्ट थे, दिगंबर, श्वेतांबर। देखो हुआ क्या था, मगध वाले एरिया में, जो आज का बिहार है, उस इलाके में जैनिज्म की उत्पत्ति हुई थी। एक बार वहां पर बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था, तो कुछ लोगों ने मगध को छोड़ दिया था। भद्रबाहु के साथ में लोग साउथ इंडिया की तरफ चले गए थे। 12 साल तक फेमाइन था, तो वहीं पर रहे। और जो मगध में रह गए, जो स्थूल बाहु के साथ लोग थे, तो वो मगध में ही रह गए। तो उन्होंने क्या, कपड़े पहन लिए, है ना। और जो महावीर स्वामी तो क्या है, नेकेड स्टेट में रहते थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे, है ना। तो भद्रबाहु वाले लोग थे जो साउथ इंडिया की तरफ चले गए थे, तो उन्होंने कपड़े पहने नहीं। और जो स्थूल बाहु के साथ जो मगध में ही रह गए थे, तो उन्होंने थोड़ा सा एटीट्यूड, लेक्स एटीट्यूड अपनाया, और उन्होंने व्हाइट कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया। तो एक बना श्वेतांबर। श्वेत है अंबर जिसका, मतलब श्वेत कपड़े जिसने पहन लिए, तो वो एक श्वेतांबर टेक्स्ट हो गया। दिगंबर सेक्ट हुआ जो कपड़े नहीं पहनता। दिक का मतलब होता है दिशा, डायरेक्शन, और अंबर वस्त्र, दिशा ही जिसका वस्त्र है, दिशा ही जिसका वस्त्र है, तो वो हो गए दिगंबर। तो 2 सेक्ट बने, दिगंबर मुनि और श्वेतांबर मुनि। अच्छा,
देखो दिशा ही जिसका वस्त्र है, तो ये कॉन्सेप्ट दिगंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, हमें ऑल इंक्लूसिवनेस की भावना नहीं सिखाता है क्या? सब कुछ इंक्लूसिव है। इस तरह का थॉट प्रोसेस अगर पूरी दुनिया में प्रिवेल हो जाए, जैनिज्म हमें ये सिखाता है कि सब कुछ ही इंक्लूसिव है, तो डिफरेंसेस खत्म। दुनिया में जितनी भी लड़ाई होती है ना, डिफरेंसेस की वजह से, तू छोटा मैं बड़ा, लड़का लड़की, अच्छा बुरा, इसी वजह से सारी लड़ाई हो रही है। सब कुछ हमने अपना मान लिया है, जो मेरा वो मेरा, जो तेरा वो भी मेरा, वो वाली नहीं, सब कुछ ऑल इंक्लूसिव लेके चले अपन, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म। तो ये कितनी अच्छी चीज हमको सीखने को मिलती है, इंक्लूसिवनेस की भावना हमारे अंदर आती है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन सब वैल्यूज को इंक्लूडेट किया गया है। तो दिगंबर मुनि क्यों कौन होते हैं, ये मैंने फोटो डाली है, जो कंप्लीट न्यूडिटी में रहते हैं, है ना। और जो मेल मॉन्क होते हैं कंप्लीट न्यूडिटी के साथ में रहते हैं, और फीमेल मॉन्क्स जो होती हैं अनस्टिच्ड प्लेन वाइट साड़ी पहनती हैं। वो स्टिच का मतलब टाका वाका नहीं लगा रहता है, तो बहुत सिंपल लाइफ। 5 वोव्स अपनाते हैं, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसको हमने समझा था। विमेन जो है ना, वो लिबरेशन अचीव नहीं कर सकते इनके अनुसार, दिगंबरों के अनुसार। मीन्स वो मोक्ष के रास्ते पर तो चलेंगी, तो इस लाइफ में वो अच्छे कर्मा इनकुलकेट करेंगी, तो क्या होगा, उनका नेक्स्ट बर्थ एज अ मेल होएगा, और वो उसमें एनलाइटनमेंट अटेन कर सकती हैं। इनका मानना था, अच्छा बुरा नहीं मानना होता, जो था इनका मानना, ठीक है, इनकी फिलॉसफी थी, इनका हम सम्मान करते हैं। फिर आए भद्रबाहु, इनके एक्सपोनेंट थे इस सेक्ट के। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इनके मेजर सबसेक्ट पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। मेजर सबसेक्ट थे मूल संघ, है ना, बिसापंथ, तेरापंथ, तारापंथ और समियापंथ, और माइनर सेक्ट थे गुमान पंथ और टोटापंथ। ठीक है, अब देखो जैन धर्म तो एक ही था, पंथ पे पंथ तो बंधे जाते हैं फिर बाद में। सारे जो संप्रदाय होते हैं ना, सारे महापुरुषों की शिक्षा फिर ऐसे ही हो जाती है। श्वेतांबर मुनि कौन से होते हैं, जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, जैसे ये मुनि महाराज बैठे हैं। ये ब्रह्मचर्य पे नहीं फॉलो करते और बाकी चारों पे फॉलो कर सकते हैं, और इनके अनुसार विमेन भी लिबरेशन अचीव कर सकती है। और स्थूल भद्र या फिर स्थूल बाहु इस सेक्ट के एक्सपोनेंट थे। बहुत बढ़िया। इनके मेजर सेक्ट कौन से हैं, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापंथी। अब तेरापंथी 2 हो गए, दिगंबर के भी और इनके भी, और इनमें भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो देखो हम क्या है, जैन मुनि तो है नहीं, है ना, जैन मुनि तो है नहीं, अपन तो जनरल स्टडीज के हिसाब से पढ़ रहे हैं। स्थानकवासी पे लेके 2018 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ ही लिया था कि ये कौन से सेक्ट से बिलोंग करता है, तो एक बार आप रिवाइज कर लेना, काम आ जाएगा। बहुत बढ़िया। जैनिज्म का स्प्रेड, तो देखो जैनिज्म का स्प्रेड क्या हुआ, जैसे कलिंग के राजा थे खेरवाल, इन्होंने इसको पेट्रोनेज दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो वो जैन एस्थेटिक बने थे और जैनिज्म को प्रमोट भी किया था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक प्रैक्टिस की थी जिसका नाम था, क्या था, सलेखना। मैंने इसमें लिखा नहीं है, या फिर उसको बोलते हैं संथारा। मीन्स स्टारवेशन टिल डेथ, कॉन्शियस डेथ के साथ में मरेंगे वो। तो जब मौत का अंतिम समय आता है ना, तो वो खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, है ना। तो इस तरह से उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। पेनेंस की बात करता है ना, तो उस तरह से पेनेंस की बात करते हैं, तो ये इनको फिट बैठती है, तो ये सलेखना प्रैक्टिस की जाती है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने स्पिरिचुअल मेंटर भद्रबाहु के साथ में ये सलेखना वाली प्रैक्टिस की थी, है ना। जैनिज्म डिड नॉट वेरी क्लियरली मार्क इटसेल्फ आउट ऑफ ब्राह्मणिज्म। देखो वर्ना सिस्टम को इसने अपोज नहीं किया था, लेकिन ये नहीं बोला था कि है ना आप वर्ना सिस्टम को ही फॉलो करो। देयरफॉर इट स्प्रेड ग्रेजुअली इनटू वेस्ट एंड साउथ इंडिया वेयर ब्राह्मणिकल ऑर्डर वाज वीक। तो जहां जहां पर ब्राह्मणिकल ऑर्डर वीक था, वहां पर इन्होंने अपनी जड़ें जमा ली। बहुत बढ़िया काम समझ लिया अपन ने। एक चीज और देख लेते हैं, जैना काउंसिल जहां पर जैन टेक्स्ट बना था। तो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी पाटलिपुत्र में 3rd सेंचुरी बीसी, और इसको प्रिसाइड किया था स्थूलभद्र ने। बहुत बढ़िया। सेकंड जैन काउंसिल हुई थी वल्लभी गुजरात में 512 एडी। गुजरात में सबसे ज्यादा जैनी मिलेंगे, गुजरात और कर्नाटका में, है ना। आर्ट एंड कल्चर में भी बहुत ज्यादा अपने को जैन मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। और देवर्दी कश्मरमन्ना, इन्होंने प्रिसाइड किया था। और फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंग और 12 उपांग, अंग और उपांग, ये इनके टेक्स्ट के नाम थे। बहुत बढ़िया। अच्छा, महावीर स्वामी को बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर निगंथनाथ पुल्त बोला गया था, है ना। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे त्रिपिटकास, जिसको बस अभी अपन पढ़ने वाले हैं, वहां पर इनको निगंटनाथ पुल्त बोला गया था। मतलब क्या होता है, निर्ग्रंथ नाथ पुल्त पुत्त,
निगंथ मतलब निर्ग्रंथ, जिसने अपनी सारी ग्रंथियां खत्म कर ली। ग्रंथियां का मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज है हमारे, जिसके मन में कॉम्प्लेक्सिटीज भरी हुई हैं। ये मतलब ग्रंथियां, विकार होते हैं ना तो उनको ग्रंथियां बोलते हैं ना, फोड़े फोड़े, जैसे कैंसर की ग्रंथि हो गई। तो उसी तरह से हर तरह से जिसने इंसान को अपने आप को प्योरेस्ट ऑफ प्योर कर लिया तो निर्ग्रंथ हो गया। तो निर्ग्रंथों का तो नाथ, निर्ग्रंथ नाथ, नाथों का पुत्र का नाथ, है ना। तो निर्ग्रंथों को आगे ले जाने वाला, तो वो ये वाला वर्ड यूज किया गया था बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अंदर महावीर स्वामी का बहुत ज्यादा सम्मान था। इवन बुद्धा ने भी इनके कुछ कुछ चीजों को फॉलो भी किया था, है ना। अब उसमें टिपिकल में नहीं जाएंगे। बुद्धा ने भी अपने जो प्रैक्टिसेस थी उसमें धूतंग थे, है ना। पेनेंस वाली कुछ एक चीजें थी जो हाई लेवल के मॉन्क्स होते थे ना, वो प्रैक्टिस करते थे धूतंगास। तो तगड़ा पेनेंस था, लेकिन उसमें रिलेटिव छूट देके उन्होंने भी इन प्रैक्टिसेस को करवाया था। ठीक है, देखो बराबर के ही थे। मतलब ये मान लो दो भाई थे, एक बुद्ध और एक जैन, है ना, और एक ही कंटेम्प्रेरी टाइम के थे। बस ये है, बुद्ध थोड़ा सा अच्छे से समझाते थे और उनका आउटरीच बहुत तगड़ा बना, है ना। द वे ही एक्सप्लेन थिंग्स वेरी ल्यूसिडली, तो उनका बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी आई। और ये थोड़े से रिजर्व टाइप के रह गए, है ना, तो वो थोड़े कम पॉपुलर हुए। उसके अलावा तो दोनों टक्कर के आदमी थे, है ना, बुद्धा और महावीर स्वामी। लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। ओनली आई एस, नथिंग एल्स, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर श्योर, एनी वे एनी हाउ। सो हैप्पी टाइम, गुड लक, enjoy, take care, bye bye.